Okay, guys, so welcome all of you in today's class. Today we are going to finally start with revision after supply registration. The chapter where most number of amendments have come since last 1 year. ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आया है लास्ट एक साल में. तो if any student who has appeared for the previous term, reappearing for this term, very helpful for you. Let me tell you, very helpful for you. And normally this chapter carries again 5 to 6 marks in your examination. Registration. If you have seen my supply video, supply में मैंने अच्छे से आपको बताया था charge section 7, I mean 9 and supply 9 and supply 7 or 8. Charge section 9. Composition scheme is very easy. You can do it yourself. Section number 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 will do. Today's video 22 से 30. Registration. Taxable person. Person who is registered or liable to be registered. Taxable person, person who is registered or liable to be registered. Ultimately, in this chapter, we are going to study this only. Person who is liable to be registered, section number 22. Sir, do we have to learn section numbers? Yes. Yes, you have to learn the section numbers. Section number 22, person liable to take registration. 23, not liable to take registration. 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ये पहला 3 सेक्शन तो ये बोलेगा रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है. सेक्शन 22 पर्सन लायबल, 23 नॉट लायबल, 24 कंपल्सरी. सर 24 का रिक्वायरमेंट क्यों है अगर 22 है? अरे भाई सेक्शन 22 इज टर्नओवर बेस्ड, एग्रीगेट टर्नओवर, बट 24 इज कंपल्सरी टू हेल्प विथ योर टर्नओवर. अगर आप एक लिस्ट में हो, इफ यू आर इन अ वांटेड लिस्ट इन सेक्शन 24, यू हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. मतलब सेक्शन 24 अगर अप्लाई हो गया, इट एक्चुअली ओवरराइड्स सेक्शन 22. इट एक्चुअली ओवरराइड्स सेक्शन 22. तो पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22. पहले इसको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे. सर बी वेरी केयरफुल. सेक्शन 22 के 4 सबसेक्शन है. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 1 टर्नओवर बेस्ड. एवरी सप्लायर, नो रेसिपिएंट, नो रेसिपिएंट, नो रेसिपिएंट. रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो 24 मिलेगा, वो भी आरसीएम में. एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. कहां पर लेगा? स्टेट में लेगा, यूनियन टेरिटरी में लेगा. दे विल टेक रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और a यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई. सर कहीं से अगर एग्जाम सप्लाई कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, अगर फुल्ली एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में तभी लेना है अगर आप वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा है. सर व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर भाई? इन जीएसटी एबीसीडी इज एग्रीगेट टर्नओवर. इसमें मिस्टेक करने का नहीं. इफ यू डू मिस्टेक यार, गॉन केस है, बता दे रहा हूं. और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये आपके टेस्ट में है. एग्रीगेट टर्नओवर मतलब रट्टा होना चाहिए. इसका डेफिनेशन रट्टा, रट्टा समझते हो? बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दिस. जगह जगह आएगा ये. तो एग्रीगेट टर्नओवर, ऑब्वियसली एग्रीगेट टर्नओवर एक स्टेट का नहीं होता है सर, ये तो ऑल इंडिया का होता है. बट रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है. मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया और आप कहीं पे भी सप्लाई कर दिए, टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस स्टेट में. यस. आई हैव 2 ऑफिसेस, वन इन वेस्ट बंगाल, वन इन केरला. My aggregate turnover is more than 20 lakhs overall India में. I have to take 2 registrations. In GST registration is always state wise. And to my surprise, we both are distinct person. Schedule 1 para 2. Supply between distinct and related person will be treated to be supply even if it is made without any consideration. श्वेता, कृष्णा, दीक्षा, समझ में आ रहा है? अब आप समझे मैंने ये 2 चैप्टर क्यों लिया? ये कनेक्टेड है आपस में. Now that's the beauty of tax. ठीक है. Now this 20 लाख का जो टर्नओवर है,
एम स्क्वायर एन टी, प्लीज मेघालय नहीं है ये, ओके, दिस इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख की लिमिट इनके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन one of the state from where I'm making a taxable self like Mizoram, another state is Andhra. My overall turnover limit will be 10 lakh. If one of the state I'm supplying is Mizoram, Tripura, Nagaland or Tripura, whatever, and another state is a normal category state, मेरी overall limit क्या हो जाएगी? 10 lakh. So government may also increase this 10 lakh limit to 20 lakh limit for these 4 states. 40 lakh का limit, very important. 40 lakh का limit is also applicable for those suppliers who's engaged exclusively in supply of goods. जो क्या चीज कर रहे हैं? जो खाली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो खाली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि बॉस तुमको भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है if your aggregate turnover does not exceed 40 lakhs. If your aggregate turnover does not exceed 40 lakhs, you don't have to take registration. अरे वाह, जबरदस्त. It's a privilege, yes, but it comes with lot of conditions. If you are into exclusive supply of goods, you are not doing any services. Sir, what about interest? Interest को देख के ना गोली मार देना. Interest income कुछ याद आ रहा है? Interest income is an exempt income. It's an exempt service. No GST is applicable. I am giving a loan and I am receiving interest. That's a service. That's a service. But यहां पर तो बोलते exclusively goods करना पड़ेगा. अरे भाई मेरे, गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी बोल देगा कि अगर तुम खाली लोन दे के इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आई नो दैट्स अ सर्विस, बट दैट इज एग्जेम्प्ट. तो वी विल नॉट मेक यू इनएलिजिबल जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग सर्विस ऑफ गिविंग लोन एंड एडवांस. विल नॉट मेक यू इनएलिजिबल. यू विल बी सब्जेक्टेड टू 40 लाख का टर्नओवर. आपको 40 लाख का लिमिट मिलेगा, लेकिन you should be exclusively engaged in supply of goods or no services. But you can give loans and advances and you can receive interest, that is allowed. Am I clear on this? लेकिन इसमें कुछ और restrictions है बाबा. सर मैं वांटेड लिस्ट में आ गया तो आई एम सो सॉरी. You are liable to take compulsory registration section 24 में. For you 40 lakh का limit is not applicable. सर टिप हो गया. टिप मतलब वेटर वाला टिप नहीं, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला. टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला. गाइस एरेटेड वाटर नहीं, ध्यान दीजिएगा, एरेटेड वाटर कॉम्पोजिशन की में था, यहां नहीं है. टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला. 10 स्टेट में, इन 10 स्टेट्स में आप सप्लाई नहीं कर सकते. यू कैनॉट मेक सप्लाईज इन 10 स्टेट्स. कौन सा 10 स्टेट्स? सर देखो थोड़ा सा स्टेट्स में कंफ्यूज मत होना. टोटल 11 स्टेट है, राइट? नो मतलब स्पेशल कैटेगरी में 3 हो गया हज, हिमाचल, असम, JNK. 8 हो गया अदर्स, करेक्ट? ये हज को हर प्रिविलेज मिलेगा. हज को 40 लाख का लिमिट भी मिलेगा, 20 लाख का लिमिट भी मिलेगा. बट ये अदर्स को 40 का लिमिट नहीं मिलेगा. दे विल ओनली गेट 20 का लिमिट. तो अदर्स में कौन आ गए? अरुणाचल, आपको याद होगा, मासू, कुछ याद आ रहा है? मासू प्लस एम स्क्वायर एन टी. एम स्क्वायर एन टी तो बताइए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. मासू में कौन आ गया? मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड. इन 10 स्टेट्स में नहीं है, प्लस टीपी. तो 448 plus 2 10. Telangana and Puducherry, if you are making a supply in this state, you cannot opt for 40 lakhs. आप 40 lakhs के लिए opt नहीं कर सकते. Lastly, if you have taken a voluntary registration, obviously the matter gets over. आप registration नहीं ले, compulsory आपको लेना ही पड़ेगा. 40 lakh का लिमिट आपके लिए applicable नहीं है. तो ये चार्ट है. हज में अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहा है तो 40 lakhs, गुड्स एंड सर्विस कर रहा है तो 20 lakhs. मासू में कुछ भी करो 20 लाख का ही लिमिट होगा, चाहे आप गुड्स करिए, गुड्स एंड सर्विस करिए, क्योंकि मासू में 10 लाख का लिमिट भी नहीं है, 40 लाख का लिमिट भी नहीं है. तेलंगाना पुडुचेरी में कुछ भी करो सेम. आप चाहे गुड्स करो 20 लाख है, सर्विस एंड गुड्स करो तो भी 20 लाख है. ओके. एम स्क्वायर एनटी में कुछ भी करिए,
गुड्स करिए सर्विस करिए हर जगह 10 लाख का लिमिट ही है। एंड अदर जो स्टेट्स बच गए हैं वो एक्सक्लूसिवली गुड्स होंगे तो 40 लाख, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ये सब नॉर्मल स्टेट्स है जिनके लिए गुड्स एंड सर्विस के लिए तो 20 लाख है और एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए 40 लाख है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। I have to take registration only for that place from where I'm taking making a taxable supply. Example दे रहा हूँ, I am having two businesses. One business I'm doing alcoholic liquor का from Uttarakhand and I'm doing garment business का from Bengal. My turnover is 60-70 lakhs. I'm not required to take registration of in Uttarakhand because from there I'm not making any taxable supply. I am supplying alcohol. Alcohol is not a taxable supply. तो यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में लेना है जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मुझे वहां पे नहीं लेना है जहां मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इवन दो माय एग्रीगेट टर्नओवर माइट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। गाइस मेरा मैथ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है और अगर आप उतना कर लिए तो बस, और उसके आगे आपको कुछ देखना नहीं है। और मैंने इसका भी आपको रिविजन चार्ट इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक चीज़ कवर किया हुआ है, हर एक चीज़, एवरीथिंग विद ब्यूटीफुल चार्ट्स, कलरफुल चार्ट, देख के मजा मन आएगा पढ़ने को। ठीक है, ये आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप चेक कर लेना। ठीक है, एवरीथिंग देखो, सब कुछ टेबल में बना के दिया हुआ कि हज नॉट अलाउड, अलाउड, सब कुछ टेबल में बना के दिया गया है। ओके, हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर? भाई सिंपल है, टर्नओवर इंक्लूड्स, व्हेन आई से टर्नओवर आई मीन टू से टर्नओवर include something, exclude something. It includes all the outward supplies including taxable, exempt, export and interstate supplies of persons having same PAN. ये हो गया distinct. Stock transfer, branch transfer, interstate transfer, everything will be included in my turnover. अगर मैं अपने ही stock transfer करूँ अपने branch में, that is also included in my turnover. But very important, sir, my branch is located in my state only and that is not separately registered. तो वो distinct person नहीं है, तो वो आपके एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। बट इफ दैट ब्रांच इज सिचुएटेड इन अदर स्टेट, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, वहां पे जीएसटी लगेगा, वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा। इफ यू आर सप्लाइंग टू योर ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम स्टेट नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, दैट इज नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, वो एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है, ये आपके एग्जाम में आया है। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। ऑल द टैक्सेस व्हिच इज चार्ज्ड इन जीएसटी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है टीसीएस। इनकम टैक्स में याद करो बेटा, सेलर जब गुड्स सेल करता है बायर को, मोटर व्हीकल भी याद होगा आपको 261F, नॉर्मली अल्कोहल पे भी टीसीएस कलेक्ट होता है, तेंदू लीव्स, टिम्बर, मिनरल्स, स्क्रैप सेल, सब पे टीसीएस कलेक्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो टीसीएस व्हेन आई एम कलेक्टिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज नॉट इन जीएसटी। तो क्या एग्रीगेट टर्म में वो इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वैल्यू सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली किया जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे जीएसटी वाला ही टैक्स एक्सक्लूड करने बोल रहा है, और कोई टैक्स एक्सक्लूड करने नहीं बोल रहा आपको। मतलब ऑल टैक्सेस व्हिच यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर बायर, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओनली जीएसटी टैक्स विल बी एक्सक्लूडेड एंड आरसीएम टैक्स, एनी रिवर्स चार्ज सप्लाई ऑन विच आई एम लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर मैं कोई सप्लाई रिसीव कर रहा हूं, मतलब सोचो जीटीए वाला सर्विस या लॉयर वाला सर्विस, अ लॉयर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? बिजनेस एंटिटी। बट क्या वो लॉयर के एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड होगा? यस, वो बिजनेस एंटिटी के टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। ऑल्दो बिजनेस एंटिटी इज पेइंग जीएसटी, बट बिजनेस एंटिटी के टर्न में इंक्लूड नहीं होगा, वो लॉयर के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो अगर मेरे टर्नओवर में इंक्लूड होगा यानी सप्लायर, तो ये रेसिपिएंट के टर्नओवर से बाहर हो जाएगा। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ द रेसिपिएंट। टर्नओवर विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड पैन वाइज। आपकी जो टर्नओवर होती है वो हमेशा पैन वाइज कंप्यूट होती है, मतलब आपका एक पर्सन का इंडिया भर में उसके जितने रजिस्ट्रेशन है उसका सारा पैन, उसका देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज लिंक्ड टू वन पैन। ठीक है, देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज लिंक्ड टू वन पैन। ठीक है, ये मैंने ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ रिपीटिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब वर्कर, सर आई हैव गिवन माय गुड्स टू अ जॉब वर्कर, ओके, फॉर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। What I did, sir, I supplied that goods from job worker premises. Then in whose aggregate turnover will it be included? Job worker or my obviously principal. Principal के turnover में include होगा, job worker के turnover में include नहीं किया जाएगा। Sir, I am getting confused.
How you are getting confused? Sir, in composition scheme, we have studied two turnover. Turnover in state also, aggregating turnover also. Sir, we are getting confused. What is the difference? Very simple hai. Turnover in state, we are only checking for calculating the composition tax liability. But aggregate turnover, we are checking to determine whether you are eligible to opt for composition scheme as well as registration. If you remember, in composition scheme, we had studied 75 lakhs and 150 lakhs. That we are doing, we are also doing the same way for registration for aggregate turnover. But in turnover in state, you will never check the uh, eligibility. You will always calculate the tax liability of 1% and 5%. ठीक है? बोलो. कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सर हो जाएगा एग्जाम में? यही चाहिए भाई. Confidence is very very important, guys. Let me tell you, confidence is very very important, at least for finals. फाइनल में जो हेल्प करेगा आपको, कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा. आपका सारा पढ़ा हुआ एक तरफ और कॉन्फिडेंस एक तरफ. शांभवी रिप्लाई कर दी, ज्योति, प्रवीण, पूजा, एवरीवन रिप्लाइड. वेरी गुड. चलिए, यूअर्स. हिमांशु पूछ रहा है एक बार एग्रीगेटेड टर्नओवर. कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है. आ रहा है सर, एवरीथिंग गॉट ब्रश्ड अप. दैट्स द इंपॉर्टेंट ना, यही तो चाहिए अपने को. और ये ब्रश अप तब हो रहा है जब आपका क्लासेस अच्छे से किया हुआ है. इफ अ स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीटेड हिज क्लासेस, उतना अच्छे से ब्रश अप नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड है. आई एम रिपीटिंग एग्रीगेट टर्नओवर. टैक्सेबल सप्लाई, आई रिपीट, आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई, जो भी एक पर्सन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, exempt supply हो, be careful. GST is not applicable on exempt supply, but when you are calculating sales, when you are calculating your aggregate turnover, you have to include all the things in one place. चाहे वो exempt, basically आप PL का credit side सोच लो. PL का आपका जो credit side में entry होता है, that is your aggregate turnover. Actually वही है, by sales, by other income, by dividend, by gains, profit on sale of asset, by interest income, by discount received, यही है. टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट जॉब इंडिया के बाहर कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ द पर्सन बिटवीन द सेम पैन, और ये भी ऑन ऑल इंडिया बेसिस होगा. बट वॉट एवर टैक्सेस यू आर चार्जिंग इन जीएसटी, सपोज आप 10 लाख में से 1,80,000 ऐड करके, मैंने यही एग्जांपल क्लास में भी लिया था, आपने टोटल चार्ज किया 11,80,000, तो योर टर्नओवर इज 10 लाख. Your turnover does not include this 1,80,000. But 10 लाख पे आपने 1 लाख TCS भी कलेक्ट कर लिया, और एग्जांपल सोचो आपने GST भी कलेक्ट कर लिया, तो योर टर्नओवर इज 11 लाख, बिकॉज TCS इज इंक्लूडेड इन टर्नओवर, बिकॉज व्हाट हैज बीन एक्सक्लूडेड इज GST. ठीक है, जो GST अपन चार्ज कर रहे हैं वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. एंड रिवर्स चार्ज, whatever supplies which I am receiving, being the person liable to pay tax under reverse charge, वो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा, वो मेरे सप्लायर के टर्नओवर में जाएगा. लाइक लॉयर का एग्जांपल मैंने लिया, business entity has taken services from the lawyer, GST is liable to be paid by the recipient, this is not included in my turnover, this is included in the turnover of the supplier. ठीक है सर. Now guys, registration in special cases, that's okay. Migration आप सबको पता ही है, everyone who was registered before 1st July under any law is liable to be registered in GST law. Second, transfer of going concern. If a business is getting transferred as a going concern to another person, that another person is also liable to take registration. Next, amalgamation, demerger. If any amalgamation is happening of two companies or more, or any demerger is happening, the resultant company or the amalgamated company is liable to be registered with effect from the date of the issue of certificate of incorporation by the ROC. ROC जब से वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, तब से वो लायबल हो जाएगा. कौन? द अमैलगमेटेड कंपनी टू टेक रजिस्ट्रेशन. दैट इज नॉट नॉट रेलेवेंट. ये बहुत रेलेवेंट है. हु इज नॉट लायबल? अब आते हैं अपने सेक्शन 23 में. कौन है लायबल? एक सेक्शन हो गया. 23 में कौन है?
पर्सन्स जो लायबल नहीं है कौन है सर? सिंपल है, जो एक्सक्लूसिवली और कोई काम नहीं कर रहा है बट एक ही काम कर रहा है, क्या? एग्जाम सप्लाई कर रहा है। सर एग्जाम सप्लाई का मतलब कुछ याद आ रहा है? यस, नील रेट, एग्जाम थ्रू अ नोटिफिकेशन एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यस, दिस थ्री इंक्लूड्स नॉन, दिस थ्री, ये तीनों बेटा मिलाकर क्या होता है? एग्जाम सप्लाई होता है। ये तीनों मिलाकर क्या होता है? एग्जाम सप्लाई होता है। तो पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स, एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। वो क्या कर रहा है? टोटली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जो है वो सप्लाई कर रहा है, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरिस्ट। इफ आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट, एंड बी केयरफुल, आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट, बट जरूरी नहीं है मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं तो मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड आई एम ओनली सप्लाइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मैं खेती बाड़ी करके सप्लाई कर रहा हूं, मैं और कोई चीज में डील नहीं कर रहा हूं। मैं और कोई चीज में अगर डील करूंगा तो मेरे पे जीएसटी लग जाएगा भाई। ऑब्वियसली जीएसटी लग जाएगा मतलब टैक्सेबल सप्लाई पे लगेगा, बट मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, मेरे पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो एनी एग्रीकल्चरिस्ट, if he is not only just engaged in supply of cultivation out of land, but he is also engaged in supplying of other taxable goods, he is not exempted from registration, he is fully liable to take registration। clear है? नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड पर्सन्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर अपने बात कर लेंगे कि कौन कौन है, बट उसके पहले बेटा अपने को सेक्शन 24 पढ़ना बहुत जरूरी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, हु आर द पर्सन्स दोज हु आर लायबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर लिमिट। उनका जो भी टर्नओवर हो फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो भी टर्नओवर हो फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्नओवर लिमिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्नओवर लिमिट दे आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। What? Number one, interstate taxable supply, 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 supply. Interstate taxable supply. सर यहां पे अपने पढ़े थे, अगर गुड्स होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर सर्विसेज होगा तो 20 लाख का लिमिट मिल जाएगा। कुछ याद आ रहा है? सर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वहां पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट नहीं मिलेगी, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। टैक्सेबल सप्लाई बोला, एग्जाम सप्लाई नहीं बोला है। एग्जाम में आ जाएगा आपने इंटरस्टेट एग्जाम सप्लाई किया, नहीं कंपलसरी क्यों लेना पड़ेगा? टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो कंपलसरी लेना पड़ेगा। दूसरा चीज एग्जाम में आ जाएगा, यू हैव मेड इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख, नो, एग्जेम्पशन आ गया इसमें। If I am making interstate taxable supply of services, my aggregate turnover does not exceed 20 lakhs, I don't have to take registration, but goods के लिए लेना पड़ेगा, goods के लिए मुझे लेना पड़ेगा। सर CTP NRTP याद होगा? Yes, casual taxable persons occasionally making supply in another state where he has no fixed place of business, and non-resident taxable person who does not have any fixed place of business in India, same non-resident taxable person who's basically occasionally supplying goods in India where he has no fixed place of business and usual place of residence, making supply for a consideration। अरे बोलो क्लियर है? तो CTP NRTP will always take registration in GST। Again CTP के लिए एक exemption था, handicraft goods, कुछ याद आ रहा है? If casual taxable person is occasionally supplying handicraft goods in another state, he will not be liable to take registration if his aggregate turnover does not exceed 20 lakhs or 10 lakhs। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए स्पेशल एग्जेम्पशन है। आरसीएम रिवर्स चार्ज लायबिलिटी अगर मेरे पर आ जाता है तो आई विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन सेक्शन 24। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपने पढ़े थे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल ऑलवेज बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर 95, दो दे विल ऑलवेज बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। टीडीएस डिडक्टर सेक्शन 51, इफ आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, आई एम अ गवर्नमेंट एजेंसी, आई एम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, whatever the case may be, I am making payments more than 2,50,000, I am liable to deduct TDS, then definitely government will ask me to take compulsory registration. I am an e-commerce operator who are required to collect TCS, section 52. E-commerce operators are required to collect TCS, tax collected at source. Obviously, I have to take registration. ठीक है? Next, I am a supplier supplying through e-commerce operator. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम अ सप्लायर सप्लाइंग थ्रू, मैं बेच रहा हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, आई हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बट बी केयरफुल, इफ आई एम सप्लाइंग थ्रू इको बट आई एम सप्लाइंग दो सर्विसेज which are notified under 95, where obviously if
Those services are notified on 9(5) like passenger transportation services, Ola, Uber, Urban Company और Swiggy, Zomato, और वहां पे जीएसटी ऑलरेडी ई कॉमर्स दे रहा है, then in that situation this provision is not applicable. Then I am not liable to take compulsory registration. Obviously if my turnover limit exceeds 20 lakhs I have to take. But if I'm a small seller, imagine करो मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, जोमेटो स्विगी में लिस्टेड हूँ, टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो माई ई कॉमर्स ऑपरेटर इज ऑलरेडी पेइंग जीएसटी, आई एम नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. तो यहां पर एक्सक्लूड किसको कर दिया? अदर देन 95. अदर देन 95 वाला सर्विसेज, if I am supplying any goods and services other than 95 services, I repeat, if I am supplying any goods and services other than 95 services through eco, I have to take compulsory registration. यहां पे भी लिमिट आ गया 20 लाख एंड 10 लाख, आई मीन 20 लाख वाला लिमिट आ गया, सर्विसेज के लिए लिमिट आया. इफ एनी पर्सन इज सप्लाइंग सर्विसेज, जैसे इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई के लिए आया सर्विसेज, वैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आया सर्विसेज. अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो नो रजिस्ट्रेशन. मतलब बेसिकली गाइस गुड्स के लिए गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके रखा है, बट सर्विसेज के लिए दे हैव गिवन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख का लिमिट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सर्विसेज गुड्स के लिए बात नहीं किया इन्होंने इसमें भी, और यहाँ पे 95 वाला बात ही नहीं हो रहा है, 95 वाला कवर्ड ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपकी टर्नओवर 15 लाख है, आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दिया, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ई कॉमर्स एज वेल एज ऑन सप्लायर. तो ई कॉमर्स के ऊपर जीएसटी लायबल हो जाएगा. I mean, e-commerce will be liable to take GST registration under Section 24, but supplier, since he is supplying services notified under 95, he will not be liable to take registration under Section 24 unless his aggregate turnover exceeds 20 lakhs. So guys, you have to be very smart in thinking the answer, as well as you have to be more smart in thinking as well as writing the answer. अपने को आंसर लिखने का भी हैबिट आना चाहिए. Am I clear on this? Yes sir. अब गाइज हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि मेन टॉपिक ओवर हो गया है. अब अपने थोड़ा प्रोसीजरल टॉपिक के तरफ बढ़ रहे हैं. एजेंट एंड सप्लायर, प्रिंसिपल एंड एजेंट. इफ आई एम एन एजेंट एंड आई एम सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा हूं, तो इन दैट सिचुएशन मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. इफ आई एम एन एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल, राइट, then I have to take registration. OEDAR services very very important. I am a supplier of OEDAR, online information database access retrieval services. ध्यान से देखना, मैं OEDAR services दे रहा हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ, बट मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ. सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगा देते रेसिपिएंट के ऊपर, बट यहाँ पे अगर आप इफ यू आर सप्लाइंग टू एनी OEDAR services to a person in India other than a registered person, then in that situation this supplier will have to take compulsory registration under Section 24. Lastly, input service distributor. I repeat, यहाँ पे अपने सेक्शन नंबर 20 में पढ़े थे, distributing common credits to the recipient. If I am an ISD, I am taking ISD registration, I will always have to take compulsory registration. A particular company having multiple registrations may also have an ISD separately, because that is a separate ISD division, and input service distributor का registration आपको separately लेना पड़ेगा. Clear है guys? So this was section number 24. Now we'll come to procedure. What is the procedure for taking registration, sir? अब registration का procedure क्या है? Number one, where will you take registration? You will take in a state. Within how many days you will take registration? You have to apply within 30 days from your date of liability. ये तो guys बहुत पता है आपको. Date of liability से 30 days के अंदर आपको apply करना पड़ता है your registration. But if you are a CTP and RTP, you have to apply at least 5 days prior to the commencement of business. ये सब आप याद रखना, आपको 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, और नॉर्मली अदर देन CTP एनआरटीपी को 30 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है डेट ऑफ लायबिलिटी. एंड व्हाट डू मीन बाय डेट ऑफ लायबिलिटी? सेक्शन 22 में योर एग्रीगेट टर्नओवर जिस दिन 20 लाख क्रॉस कर गया, डेट ऑफ लायबिलिटी आ गई. 24 में जिस दिन वो इवेंट हो गया, मतलब आपने इवेंट इंटरस्टेट सप्लाई करते जिस दिन आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, आपकी लायबिलिटी आ गई. ठीक है, तो बेसिकली द इवेंट विच ट्रिगर्स section 24, that is the liability date for section 24. and section 22 में the date when your aggregate turnover exceeds that limit, मतलब 20 लाख 1 रुपया, 20 लाख 1 रुपया जिस दिन आपका हो जाएगा, the day has come when you are liable to take GST registration and you should apply within 30 days. Steps, sir simple इसमें अपने को देखिए, never in the exam they have asked you कि
discuss the steps to take registration, but yes, at the max they can ask you some tricky points from that entire step. एक दो स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत बहुत सिंपल है गाइस। आरईजी 1 से आरईजी 6 सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है फॉर्म्स को लेके। नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रॉब्लमेटिक एरिया इन दिस चैप्टर। अभी तक तो सर क्लियर हो रहा था, ठीक है, कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो सब क्लियर हो जाता है, बट प्रोसीजर में आई नो यू फील बोरिंग, इट इज थियोरेटिकल, बट लेट मी टेल यू आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग बाय हेल्पिंग यू आउट कि आप किस तरीके से अपना रिविजन करो जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स भी मिलेगा और आपको कम एफर्ट भी देना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। यू प्लीज डोंट ट्राई टू लर्न, इट इज नॉट पॉसिबल, आप नहीं लर्न कर सकते। तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेप्स मेरे माइंड में 6 फॉर्म्स होना चाहिए। कितना फॉर्म्स होना चाहिए? 6। आरईजी 1 से लेके आरईजी 6। Obviously, when I am going to apply for GST registration, I am going to apply in part A of REG 1. Part A of REG 1 basically asks you to declare your name, PAN, mobile number and email ID. आपको ये 4 डिटेल अपना देना पड़ता है। Name, PAN, mobile and email ID and the state from where you are taking registration. Once you have submitted part A, you have to submit part B where you have to give all the details and documents. You will receive acknowledgement in REG 2, and then if everything is okay, you will be getting the registration within 7 working days. But only if your Aadhaar authentication has been done. अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन हो चुकी है तभी जाकर आपको ये 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन या फिर आप आधार से एग्जेम्प्ट हो। यस, काफी लोग हैं जिनको ये आधार वाला ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ता। सर वाई आधार ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड? इन ऑर्डर टू प्रूव योर आइडेंटिटी कि आप जो एप्लीकेशन जो कर रहा है वो प्रॉपर एक वैलिड पर्सन है, वो एक बोगस फंक्शनैलिटी नहीं है, वो एक बोगस आईडी नहीं है, वो एक बोगस नाम नहीं है, वो एक प्रॉपर एक नेम है जिसका एक आधार एस्टैब्लिश्ड। ऑब्वियसली सर कंपनी लोग का आधार कैसे होगा? तो कंपनी का आधार नहीं होता बेटा, कंपनी का जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है उसका आधार नंबर चाहिए होता है, ठीक है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंपनी के बिहाफ में, दे हैव टू फर्निश देयर आधार नंबर, ठीक है, ये सब अपने करेंगे। लेकिन व्हाट इफ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज? योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड बट प्रॉपर ऑफिसर ने 7 वर्किंग डेज में कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास कितना टाइम है? 7 वर्किंग डेज। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इफ योर आधार ऑथेंटिकेशन हैज नॉट बीन डन, दिस 7 वर्किंग डेज विल इंक्रीज टू 30 डेज। यानी सर अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुई है तो प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू अप्रूव योर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। 30 डेज तक वो टाइम चला जाएगा। तो जिसको स्पीडी डिस्पोजल चाहिए रजिस्ट्रेशन का, दे विल डेफिनेटली गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, बट इफ नॉट देन दे विल गो फॉर नॉर्मल दिस without Aadhaar authentication. Definitely physical verification will happen in that situation, and in that situation proper officer will have more time to approve your registration, because definitely he'll not grant you registration unless and until he physically inspects your place of business. Yes sir, what if proper officer is not satisfied with the information which we have given in the form REG1? he will issue REG3। REG2 में एक्नॉलेजमेंट है, REG3 में वो आपको शो कॉज देगा और 7 वर्किंग डेज में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। देन यू हैव टू रिप्लाई। अगेन देखो टाइम लिमिट, अगेन 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 सर 30 डेज से अगर आपका रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो his time limit will also increase to give show cause notice. Maybe your Aadhaar authentication is exempted, या फिर आपने मतलब आई मीन आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो 30 डेज प्रॉपर ऑफिसर के पास टाइम है कि वो 30 डेज, आई रिपीट 30 डेज उसके पास टाइम है कि वो 30 डेज तक कुछ नहीं करेगा। वो 30 डेज तक कुछ नहीं करेगा, 30 डेज तक उसके पास टाइम है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नोटिस दे सकता है। उसको आप रिप्लाई कब करोगे? when will you give him reply? You will give him reply in REG4 within 7 working days from the date of receipt of information। आपको REG4 में रिप्लाई करना है, ठीक है। एंड प्रॉपर ऑफिसर अगेन फ्रॉम द डे यू हैव रिसीव द रिप्लाई, ही हैज रिसीव द रिप्लाई, मतलब तो वहां पे 7 वर्किंग डेज में प्रॉपर ऑफिसर को भी उसका रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा। नाउ प्रॉपर ऑफिसर हैज टू डिसाइड whether he has to accept or reject। if he rejects, he has to reject in REG5, and again if proper officer does not take any action within 7 working days, so it will be deemed to be granted, but if he takes action and he approves, it will give you GST certificate in REG6। तो कौन से सर्टिफिकेट में बेटा, कौन से फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? REG6 में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 15 डिजिट का GST सर्टिफिकेट होता है, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड, 10 नेक्स्ट
10 characters is your PAN. Next 2 characters is your entity code. Entity code depicts the number of registrations you are having in that particular state. And last में एक checksum character होता है which can be any letter. It can be Z, V, U, T, कुछ भी हो सकता है, which is automatically generated by the portal. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा. नेक्स्ट आता है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन में अपने क्या पढ़े थे, दैट सर इफ यू आर एक्चुअली, आई रिपीट, यू कैन जस्ट टेक वन रजिस्ट्रेशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट. आप एक रजिस्ट्रेशन, आई रिपीट, आप एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में ले सकते हो. आप एक ही रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में ले सकते हो. यू कैन जस्ट टेक वन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट. जस्ट मिनट. You can just take one registration in a particular state, right? But you may opt to take multiple registrations in the same state if you have multiple place of business. अगर आपके पास multiple place of business है, then you can opt to take multiple registration for multiple place of business. यानी रजिस्ट्रेशन आपको प्लेस ऑफ बिजनेस वाइज दिया जाएगा. ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा सर. देन दे बोथ विल बी ट्रीटेड टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन. अगर आप एक ही कंपनी दो रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में लेती है, दे बोथ विल बी डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन एंड दे बोथ विल पे द टैक्सेस सेपरेटली एंड दे बोथ इफ सप्लाई टू ईच अदर दे विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन ईच अदर सप्लाईज. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में. अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 or 24 दे मे गेट हिमसेल्फ voluntarily registered, and if they are voluntarily registered they will be always deemed to be a taxable person and they will have to comply with all the provision of GST law as if they were a liable to be registered, and they will have to do all the compliances. Obviously, what are the benefits of voluntary registration? You get the benefit of input tax credit, you get your customers loyalty increases, your brand image, your status increases, and definitely रिवर्स चार्ज प्रोविजंस इज नॉट एप्लीकेबल टू योर कस्टमर. 9(4) में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, आपसे अगर कोई गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है तो रिवर्स चार्ज उसके ऊपर लग जाएगा अगर वो आपसे नोटिफाइड गुड्स खरीद रहा है. बट सिंस यू आर रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज उस पर नहीं लगेगा, आप उससे जीएसटी कलेक्ट कर लोगे. तो रिवर्स चार्ज प्रोविजंस इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल टू योर कस्टमर्स इफ यू आर रजिस्टर्ड. ठीक है. डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं. आधार वाला पॉइंट गाइज अपने मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया है कि आधार का प्रूफ किसको फर्निश करना पड़ेगा. एवरी इंडिविजुअल को फर्निश करना पड़ेगा, राइट. एवरी इंडिविजुअल को फर्निश करना पड़ेगा. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अब गवर्नमेंट क्या किया बेटा, जीएसटी नंबर को भी आधार से लिंक कर दिया है. जीएसटी नंबर को भी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो आधार नंबर से लिंक कर दे. इंडिविजुअल का भी करना पड़ेगा. पर्सन अदर देन इंडिविजुअल में सब कंपनीज आ गए. अब कंपनीज का तो आधार नहीं होता, बट कंपनीज के ऑथराइज पर्सन कौन हो गए, डायरेक्टर. फर्म के कौन हो गए, पार्टनर. एचयूएफ के कौन हो गए, कर्ता. ट्रस्ट के कौन हो गया, ऑथर या बेनिफिशियरी. तो एवरी सेपरेट ऑथराइज सिग्नेटरी विल डेफिनेटली furnish their Aadhaar application, furnish their Aadhaar number in the registration application for the persons other than individual. This is important कि who are actually exempted from obtaining Aadhaar. यानी सर आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोविजन कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, मैं फॉरेन सिटीजन हूँ. सोचो मैं एनआरटीपी हूँ, तो एनआरटीपी का जब रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा तो एनआरटीपी को कभी भी इंडिया में ये नहीं लेना पड़ेगा, मतलब वो आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट है. इफ आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ आई एम अ लोकल अथॉरिटी, इफ आई एम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इफ आई हैव बीन एनेक्टेड, इफ माई creation has been done, if my incorporation has been done under a statute, under an act of parliament, तो मुझे भी जब रजिस्ट्रेशन लेना है तो मेरे ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं किया जाएगा. कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये थोड़ा गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया पीएसयूज को कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर भी ये प्रोविजन लागू नहीं किया. और लास्ट में कुछ याद आ रहा होगा, यूएन होल्डर्स. इफ आई एम अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, मेरे को यूएन नंबर चाहिए, याद है, फॉरेन कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज, फॉरेन कंट्रीज के, या diplomats, UN nations, United Nations bodies, if they are coming into India and they are supplying, so definitely they are have to take UN number basically for claiming refund of the taxes which have been charged to them. ठीक है, ये याद आप रखना. नेक्स्ट पॉइंट गाइज, आप सबको पता है कि सर जहाँ जहाँ 7 डेज था वो 30 डेज हो जाएगा अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका 30 डेज पूरा नहीं हो जाता. मतलब 30 डेज उसके पास टाइम है, प्रॉपर ऑफिसर के पास. ही कैन गिव यू रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज. ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो
डू अ फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन 30 डेज के अंदर ही मिलेगा, 7 वर्किंग डेज में नहीं मिलेगा। तो डीम्ड अप्रूवल का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इफ यू फेल टू अंडरगो आधार और इफ योर physical verification is happening, your time limit for approval is 30 days, और on all other cases it is 7 working days। बाद बाकी सारे situations में आपको 7 working days में मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? यस सर। सुओमोटो रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, सुओमोटो एंड वॉलंटरी अलग है। वॉलंटरी प्रॉपर ऑफिसर नहीं देता है, वॉलंटरी इज बीइंग अप्लाइड बाय द पर्सन, but Suomoto registration is granted by the proper officer when any survey is happening, inquiry, inspection, proceeding, assessment, investigation, and pursuant to that proper officer finds that a person is liable to be registered, so he may Suomoto grant the registration to the person, and on a temporary basis, and he will issue the order to the person that this is your registration number. Now that person will either apply for the registration application इन द सेम REG 1 फॉर्म में वो अप्लाई करेगा, उसके लिए उसको 90 डेज का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, और ही में डेफिनेटली गो फॉर अपील इफ ही थिंक्स दैट नो मेरे को जो रजिस्ट्रेशन मिला है वो गलत मिला है, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूँ, तो ही में फाइल द अपील। बट ऑब्वियसली अगर वो अपील फाइल करेगा तो रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं, एप्लीकेशन नहीं फाइल करेगा। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप विल बी ही विल वेट फॉर द appellate authority to pass the final order. Now once the appellate authority passes the final order, and if they upholds the judgment, अगर ये uphold कर देते हैं कि नहीं बॉस you have to take registration, then 30 days के अंदर from the date of the order the application shall be made. So you can be asked in your examination, write a short note on this Suomoto registration by the proper officer, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय SEZ यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट sir, if I am having 2 units, one in SEZ, another outside SEZ, I have always have to file separately 2 applications. SEZ will always take a distinct registration, they will always apply for a separate application, उनको हमेशा हमेशा separate application करना पड़ेगा, and they will always have a separate GST number, they'll always have a separate GST number। मतलब सोचो बंगाल में मेरा एक SEZ यूनिट है, बंगाल में मेरा नॉन SEZ है, तो बंगाल में I will have to take 2 registrations, one as SEZ, one as non SEZ। अरे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। effective date of registration, your date of liability, today is your date of liability to take registration, you have applied within 30 days, that is DOA। तो if that's the situation, your effective date is date of liability। अगर आपने 30 days के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो your effective date is date of grant, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी दिन आपका डेट ऑफ ग्रांट माना जाएगा सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इंस्टीट्यूट फ्रीक्वेंटली आस्क यू दिस क्वेश्चंस। तो ये था गाइज अपना सेक्शन 25। अभी तक जो अपने पढ़े थे वो था सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स, इट्स सिंपल डीम्ड रजिस्ट्रेशन। इफ यू आर, देखो गाइज सिंपल है, बहुत बार आपको SGST लॉ में भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, CGST लॉ में भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। ठीक है, it depends upon the system। तो section 26 of CGST Act provides that if you are registered under SGST Act, even that is deemed to be registered under CGST Act। दोनों का basically power same है। तो if you are registered under SGST Act, it is also deemed, मतलब section 26 भी SGST का same बोलता है, same situation, दोनों एक दूसरे को power दे देते हैं, right? That if anyone is registered under your law, that is deemed to be registered under my law, if anyone is registered under my law, that is deemed to be registered under your law। दोनों का एक दूसरे का रजिस्ट्रेशन प्रोविजन सेम है, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। 27 क्या बात करेगा? NRTP CTP। ऑब्वियसली सर दे बोथ आर सेपरेट पीपल एंड दे बोथ आर स्पेशल पीपल, तो दे डिजर्व द ट्रीटमेंट ऑल्सो स्पेशली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एंड every person should apply for PAN in order to obtain registration। We know this fact कि अगर आपको registration चाहिए तो आपके पास PAN होना चाहिए, but NRTP के पास PAN जरूरी नहीं है। in the absence of PAN in case of NRTP, CTP के पास PAN होना चाहिए because वो इंडिया का ही होता है, but NRTP के पास अगर PAN नहीं है तो उसके पास 2 options है। he can furnish a self attested copy of his valid passport along with, important है, along with a declaration application signed by his authorized signatory, जिसको जो एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और जिसका एक इंडिया का पैन होना चाहिए। मतलब वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है बट उसका कोई एक ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहिए इंडिया में जो उसके बिहाफ में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल किया है, और उसकी एक पैन नंबर भी होनी चाहिए जो इंडियन
रेसिडेंट है, ठीक है। और अगर वो ऑब्वियसली उसका पासपोर्ट तभी होगा जब वो इंडिविजुअल है, बट एनआरटीपी कैन ऑल्सो बी अ कंपनी। इन दैट सिचुएशन दैट एनआरटीपी शुड हैव अ वैलिड some foreign identification number which foreign government recognizes that company, and that proof has to be given to the Indian tax authorities. तो अब समझ गए, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर यूनिक नंबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी एनआरटीपी? बेसिकली 90 डेज ग्रांट किया जाता है। दिस कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय अनदर 90 डेज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। सीटीपी एनआरटीपी कैन ओनली मेक द deposit, I mean they can only make the taxable supply after obtaining the certificate. जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो सप्लाई नहीं कर सकते। CTP and RTP both have to give an advance deposit of tax at the time of taking registration, and they have to deposit the tax to the estimated tax liability. उनका जो भी estimated tax liability, they have to make the deposit of that advance tax equivalent to the estimated tax liability. तो ये था बेटा सेक्शन नंबर 27। अब अपना 3 सेक्शन बचा है, लेट मी टेल यू, 28, 29 एंड 30। ट्रिमेंडस चेंजेस हैव कम इन सेक्शन 29, क्योंकि सेक्शन 29 इज द प्रोविजन ऑफ कैंसिलेशन और सस्पेंशन। बट बिफोर दैट एक बार आते हैं, समझते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली व्हेन विल यू रिक्वायर टू अमेंड योर रजिस्ट्रेशन? बिकॉज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने कुछ डिटेल सबमिट किया, बट अब जब आप अमेंड कर रहे हो, अब आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? आपका कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, आपका कुछ आपका जो अमेंडमेंट हो रहा है, मतलब मे बी आपकी प्लेस चेंज हो रही है, योर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग चेंज्ड, योर डायरेक्टर्स आर गेटिंग चेंज्ड, योर कंपनी का नाम इज गेटिंग चेंज्ड, योर ब्रांड नेम इज गेटिंग चेंज्ड, व्हाटएवर, समथिंग इज गेटिंग चेंज्ड। So section 28 will apply and they will ask you to file an amendment application, and that has to be done within 30 days. Amendment application फाइल करना पड़ेगा और ये आपको 30 डेज में फाइल करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और आपको 30 डेज, सॉरी I beg your pardon, 15 days में आपको फाइल करनी पड़ेगी। Amendment application has to be filed within 15 days from the change. You have to furnish it online. Now there are two kinds of change. One is core field, one is non-core field. Core field, as the name suggests, where the proper officer approval is required, which is documentary based. Example, you are actually updating your address. Your address is getting changed. So proper officer will definitely scrutinize your documents, that whatever documents you are submitting for additional place of business, whether it is correct, whether it is okay. If it is okay, then only he will amend your certificate. If it is not okay, he will not amend your certificate. But there are non-coal field information like change in products. You are dealing in 2 products, now you are dealing in 2 more products, right? बहुत सारे कुछ नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन होते हैं, अगर आप उसको चेंज करते हो तो वहां पे कोई भी तरीके का अप्रूवल नहीं चाहिए। इट विल स्टेट अवे अमेंडेड as soon as you submit the registration amendment application. Very very important, something, if it any change, if it is resulting in the change in the PAN of the registered person, अगर कोई चेंज ऐसा हो रहा है जिससे रजिस्टर्ड पर्सन का पैन बदल रहा है, कोई चेंज ऐसा हो रहा है जिससे रजिस्टर्ड पर्सन का पैन बदल रहा है, वो कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल एग्जांपल, डेथ। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसका एक प्रोप्राइटर था, उसकी रजिस्ट्रेशन उसी के पैन पे थी, उसका डेथ हो जाता है, डेफिनेटली व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द रेमेडी? The remedy is, if that firm has to be continued, that sole proprietorship business has to be continued, it cannot have that same PAN because the person having that PAN got died. Now you have to apply for fresh registration. You cannot amend it. आप amend नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, कंपनी गॉट कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। कंपनी का एक पैन होता है, एलएलपी का एक पैन होता है, दे बोथ आर सेपरेट पर्सन्स। So if company is getting converted into LLP or proprietorship converted into company or into LLP, definitely that results in change in constitution of the business. So if that results in the change in constitution of the business, we have to understand that in that situation अपना amendment possible नहीं है, we have to apply fresh. Very important. तो person shall apply for fresh registration and reason as GST is PAN based. तो जहां PAN change करने का नौबत आया, where PAN has to be changed, their amendment is not possible. It has to be new registration. वहां पे अपने को new registration ही लेना पड़ेगा सर, ठीक है सर। यहां पर भी प्रॉपर ऑफिसर को अपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने 15 वर्किंग डेज में उसको रिप्लाई करना पड़ता है। इफ ही डजंट रिप्लाई विद इन 15 वर्किंग डेज, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, राइट गाइस। अगेन सेम, प्रॉपर ऑफिसर ने विल आपको शो कॉज नोटिस दिया। शो कॉज नोटिस क्यों दिया? योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, you filed a reply, you filed a reply,
Now, after you filed a reply, he has not given you a response within 7 working days. He has not given you response. तो again, deemed to be approved. तो guys देखो ये जो days and all है ना, it is very very important for MCQs. ठीक है, ये आपके MCQs के लिए बहुत relevant है. जैसे आप सबको पता ही है 20 मार्क्स का आपका MCQ होने वाला है, जिसमें 14 मार्क्स GST का है एंड 6 मार्क्स कस्टम्स का है एंड 80 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. तो दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल, राइट. MCQ will play a crucial role and MCQ will be 2 marks each, where you have to not just write ABCD, you also have to explain with reason. इसलिए 2 नंबर का, 1 मार्क करेक्ट आंसर लिखने का और 1 मार्क रीजन करने का. This was the pattern followed in December 19 term and I'm highly expected कि current term में भी institute यही pattern follow करेगा because your mode of examination is offline, right guys. I think in supply chapter I told you what is important. In this chapter you have to do this section very nicely. ये सेक्शन बहुत बढ़िया से करके जाना. सेक्शन नंबर 29 बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से करके जाना. कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड लेट मी टेल यू, ये जितना बड़ा दिखता है दिखने में उतना है नहीं. ये बहुत ही सिंपल है प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, कैंसिलेशन और सस्पेंशन. कैंसिलेशन, व्हाई विल यू कैंसिल रजिस्ट्रेशन? सर दो जगह, दो कारण हो सकते हैं. आई डोंट वांट इट. I don't want the registration. दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर विल आस्क यू, जाओ जाओ निकलो मेरे लॉ से, तुम लायक नहीं हो मेरे लॉ में रहने के लिए. इतना बदमाशी करते हो. टीचर क्लास से निकालता है ना, या तो बच्चा खुद निकल जाता है या तो टीचर निकालता है. ये वही सिचुएशन है. बच्चा कब निकलता है? अरे मन नहीं कर रहा है, टीचर बोर कर रहा है. और टीचर कब निकालता है? बच्चा शैतानी कर रहा है. वही तो है ये. Where I don't want the registration. And what is the reason why I don't want the registration? I'm no more liable. And why you are not liable? My aggregate turnover is not exceeding now 20 lakhs. I have stopped making interstate supplies. मैं नहीं liable हूं. I don't want to continue my voluntary registration. I took voluntary registration, but I intend to opt out of voluntary registration. My company, which I was running, that is getting amalgamated into another company. So I have to cancel my registration. Again, I've just repeated. My company is getting converted into LLP. My constitution of the business is getting changed. My business, धंधा बंद कर रहे हैं, continue, discontinued. Yeah, I'm transferring my business. These all are internal reasons why you can voluntarily apply for cancellation of registration. But what if when proper officer will ask you, or rather not ask you, proper officer will show cause you, show cause a notice, I mean will give you a show cause notice why your registration should not be cancelled, because आपने ये सब गलती किया है. Teacher will ask you why I shouldn't let you go out of class. So guys, huge amendments came in this part. First of all, this 3 got added. पहले ये 4 तो पहले से ही था. Point number 1, you have done some prescribed contraventions as per the law. Point number 2, registered person has not filed return for a continuous period. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, continuous. लगातार 6 महीना, बीच बीच में फाइल नहीं कर रहा है ये नहीं है. लगातार 6 महीना. एंड कॉम्पोजिशन स्कीम में लगातार 3 क्वार्टर्स. Then your registration may be liable to be cancelled. You are a voluntary registered person, you have not commenced business within 6 months. Then काइको लिया, काइको registration लिया अगर voluntary registration है और 6 months तक business start नहीं किया. And last, fraud हो तुम, willful misstatement करके, facts छुपा छुपी करके तुमने registration लिया है, cancel कर देंगे. So these are the 4 varieties. First variety has 7 contraventions as per the rule. Number 1, you are not conducting, guys ये एग्जाम में आ सकता है, list 5 contraventions, list 6 contraventions based on which your registration is liable to be cancelled.
तो कॉन्ट्रावेंशन क्या है? ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, बिजनेस ही नहीं कर रहा है। स्कैम 1992 में देखा था, माजदा इंडस्ट्रीज लिस्टेड कंपनी है, शेयर प्राइस धूम 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 धूम, उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे कोई ताला बंद पड़ा है, कोई है ही नहीं एम्प्लॉय। स्कैम स्कैम स्कैम। ही इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस, मतलब गवर्नमेंट को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो पक्का कुछ प्रॉब्लम है। फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, फेक बिल इशू कर रहा है, कुछ सप्लाई हो ही नहीं रहा है बट फेक बिल इशू कर, इसको बोलते हैं बिल ट्रेडिंग। बिल बिल खरीदना भी एक बिजनेस है बेटा, बिल खरीदना भी बिजनेस है, क्योंकि बिल अगर ले लेता हूं तो उसमें जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है मेरे को। ठीक है, फाइनल लेवल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मार्केट में होता है, पहले तो बहुत होता था बट अभी 90% कम हो चुका है, बिकॉज टू मच ऑफ रेगुलेशंस हैव बिकम स्ट्रिक्ट एंड टू मच ऑफ विजिलेंस बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर है सर? एंटी प्रॉफिटरिंग का वायलेशन किया, रूल 10A, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यू याद आ रहा है, यू हैव टू फर्निश आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गॉट approved, you have to furnish the bank account details within 45 days. Within 45 days आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना पड़ता है, नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल। ये लास्ट 3 में ऐड हुआ। इफ यू हैव टेकन क्रेडिट, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है बेटा, इफ यू हैव टेकन क्रेडिट वायलेटिंग सेक्शन 16, याद है सेक्शन 16 में आईटीसी के कंडीशंस है, 5 कंडीशंस है 16 टू ए डबल ए बी सी डी। दूसरा, योर आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1 is much more than what outward supplies you're declaring in GSTR 3B. Your return means what? GSTR 3B मतलब सर आपका मिसमैच है रिटर्न्स में। आपने एक मंथ में, आपने अप्रैल में जीएसटीआर 3B में दिखाया कि आप 20 लाख रुपए का सेल किया, बट आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया 25 लाख। ये मिसमैच क्यों है? अगर ये मिसमैच है, ये नहीं होना चाहिए, तो योर रजिस्ट्रेशन शुड बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। You have violated the provision rule 86B, कुछ याद आ रहा है? 99%, your total output tax liability का 99% can only be paid through ITC. Minimum 1% has to be paid in cash. You cannot utilize more than 99% of the ITC, I mean 99% of the tax liability through ITC. मतलब आप maximum 99% ही ITC के थ्रू पे कर सकते हो। अगर आप इस प्रोविजन को वायलेट करते हो तो गवर्नमेंट बोलती है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को दोबारा से आपको पढ़ा दिया। तो रूल 10 बेटा अपना कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक अमेंडमेंट आपको सबको पता है कि जो पैन है, पैन प्रोप्राइटर का लिंक्ड होना चाहिए आधार नंबर से। ये पूरा का पूरा इन्होंने प्लान किया इनकम टैक्स एक्ट के लिए। योर पैन ऑफ द प्रोप्राइटर शुड बी लिंक्ड विद द आधार नंबर। मतलब सर पता है ना आपको, इनकम टैक्स एक्ट में भी प्रोविजन है कि आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए। तो जीएसटी में भी इन्होंने बोल दिया कि देखिए, अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर रहे हैं तो उस बैंक अकाउंट डिटेल में जो पैन लिंक्ड है, तो उस पैन में आधार भी लिंक्ड होना चाहिए आपका, राइट। एंड आधार जब बोल रहे तो ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल का बात करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटर, पैन एंड आधार शुड बी लिंक्ड, ठीक है। दिस न्यू प्रोविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, रूल नंबर 10B, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट ने ये 3 काम करने के लिए आपके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया। ये 3 एक्टिविटीज करने के लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया। अगर आप नहीं करोगे तो सर डेफिनेटली आप फिर इन एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे। जैसे रेवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन, योर कैंसिलेशन गॉट, your application got cancelled, your registration got cancelled, you want to revoke that under section 30, that is only possible if you get your Aadhaar authentication done. Refund application, you have to file refund, you have to obtain GST refund. In that situation also you have to apply, I mean you have to go for Aadhaar authentication, आपका Aadhaar authentication हो जाना चाहिए। Sir, but if what, if Aadhaar number has not been assigned to me, then you have to give this alternative documents temporary, your enrollment ID or your basically ID proof, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ और वोटर आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ और डीएल और पासपोर्ट, इनमें से कोई आप डॉक्यूमेंट फर्निश करोगे एंड आपका ये एक्टिविटी हो जाएगा। बट डेफिनेटली आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा जब भी आपको अलॉटमेंट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर। मतलब ये टेम्पोररी एक्टिविटी है विच यू हैव टू डू। उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको जब भी आधार मिलेगा आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो दिस वाज रूल नंबर 10B। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन, अगेन इट इज वेरी सिंपल गाइस। You will apply for cancellation, right? You'll apply for cancellation, you have to furnish your closing stock details. ये सब आपके एग्जाम्स में कभी नहीं आएगा, इसका आप टेंशन मत लेना, ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपको पढ़ाया जाता है जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये आपको बिल्कुल भी, ये फॉर्म नंबर्स एंड ऑल बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं करना है आपको।
जितना याद रहेगा याद रहेगा, जितना ही याद रहेगा मत याद रखिए। मैंने ऑलरेडी आपको टेबल बना के दे दिया है। आपको जो मैं कलरफुल बुक, मेरा मेरा जो कलरफुल चार्ट है उसमें बहुत एंड पेज में बढ़िया से मैंने आपको ये वो दिया है, एक पूरा चार्ट दिया है। और आप मेरा क्लासेस अगर फॉलो किए होंगे तो वहां पे भी आपको दिख गया होगा। यस, लास्ट पेज में। आई हैव गिवन यू द फॉर्म नंबर्स। मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, मैं इसमें ऐड करवा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में दिया है फॉर्म नंबर्स, एवरीथिंग। या मैंने दिया नहीं है तो मैंने लिखवाया होगा आपको, कहीं ना कहीं मैंने लिखवाया होगा। फॉर्म नंबर्स आपको रजिस्ट्रेशन का REG 1 से लेके पूरा लिखवाया होगा, और मैं आपको इसमें ऐड भी कर दूंगा, बेटा वरी मत करो। रजिस्ट्रेशन में पूरा आपको एक टेबल मिल जाएगा जहाँ पे पूरा एडेड रहेगा कि कौन सा प्रोविजंस अपना, कौन से फॉर्म्स में क्या क्या प्रोविजंस है, ये आपके लिए एडेड रहेगा वहाँ पे, ठीक है। अब उसका टेंशन मत लो, बट ये जो प्रोसीजर है ना कैंसिलेशन का, उसको लर्न मत करिएगा प्लीज। डोंट ट्राई टू लर्न द फॉर्म नंबर्स। जस्ट इन केस अगर एग्जाम में पूछ भी लिया कि कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यस, इट इज देयर इन माय हैंड रिटन नोट्स, आई नो श्वेता, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। इसलिए मैंने लिखवा दिया था क्योंकि मेरे मैथ में नहीं था, तो मैंने लिखवा दिया था। Procedure for cancellation of registration. Procedure for cancellation of registration. So in this situation, what we have to do, we basically file an application and we apply for cancellation of registration. और जहाँ पे proper officer cancel करेगा तो obviously proper officer will give us a show cause notice, and then proper officer will give us to reply that show cause notice within 7 days. देखो आप जब भी देख रहे हो, रिप्लाई हमेशा 7 दिन में जाएगा, ठीक है। कोई भी रिप्लाई हो किसी भी नोटिस का, वो हमेशा 7 दिन में जाएगा, और वो नोटिस के बाद वाला फॉर्म नंबर रहेगा। नाउ आफ्टर वी रिप्लाई, प्रॉपर ऑफिसर विल पास द कैंसिलेशन ऑर्डर इन RG 19। प्रॉपर ऑफिसर को गाइस हमेशा याद रखिएगा, उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, 30 डेज का टाइम मिलेगा, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे स्क्रूटनी करने पड़ेंगे। प्रॉपर ऑफिसर विल कैंसिल इट विद इन 30 डेज इफ ही वांट्स टू कैंसिल, एंड ही थिंक्स दैट नहीं आपकी कोई उसमें नहीं है, आपने गलती किया है, एंड इफ ही थिंक्स नहीं आपका कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, तो ही माइट ड्रॉप द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इन RG 20, ठीक है। तो आप ये रखना 17, 18, 19 और 20। कैंसिलेशन के स्टेप, एक स्टेप पहले आता है सस्पेंशन। ऑब्वियसली द मोमेंट आई अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, आई may not be exit from GST, I might not be exited from GST. In that situation, first of all my suspension, my registration will be under suspension mode, that is inactive mode। मेरा सस्पेंशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, एंड टिल देन मुझे कोई भी तरह से GST लाइबिलिटी नहीं है, आई डोंट हैव टू फाइल एनी रिटर्न्स, मेरे ऊपर GST लॉ एक बार सस्पेंड हो जाएगा टिल माई फाइनल रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। एंड मेरा सस्पेंशन कब रिवोक माना जाएगा, वंस माई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स गेट्स कंप्लीटेड। जब मेरी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है, तब जाके मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा, सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। तो अगेन सस्पेंशन दो कारण से हो सकता है, एक when I have applied for cancellation, I will definitely the moment I have applied for cancellation, my registration will be deemed to be suspended। कब तक, जब तक मेरी cancellation complete नहीं हो जाती। दूसरा, what if proper officer has applied, has made my registration cancelled? In that situation, proper officer himself will determine a date कि कब उसको कैंसिलेशन के पहले आपका सस्पेंशन करना है। जनरली जब उसका कैंसिलेशन के लिए वो डेट डिसाइड करता है, उसी डेट को वो सस्पेंड भी कर देता है। एंड ऑब्वियसली सस्पेंशन के लिए वो आपको शो कॉज नहीं देगा, बिकॉज कैंसिलेशन के लिए वो आपको शो कॉज ऑलरेडी दे दिया था, तो फिर वो आपको सस्पेंशन के लिए कोई भी अलग तरीके से शो कॉज नहीं देगा। नाउ इन दिस सिचुएशन गाइज एक और बात याद रखिएगा, इन वन मोर सिचुएशन प्रॉपर ऑफिसर में cancel your registration apart from what we have studied, that if there is a significant differences in your returns, मतलब अब आप returns पढ़े हुए होंगे तो आपको याद होगा, your GSTR 2A या 2B में जो credits है does not match with the credits which you have claimed in your returns। यानी आपने credits ज्यादा ले लिया है, आपका 2A 2B में credits उतना reflect नहीं कर रहा है, and significant differences, significant मतलब it's above huge value। तो in that situation proper officer may give you a show cause notice in REG 31, and he will ask you to cancel your registration if your reply is not satisfactory। तो when your returns is being compared, एक compare किसका किया जाएगा, 1 versus 3B, GSTR 1 में your outward supplies with GSTR 3B में outward supplies। दूसरा कंपेयर किया जाएगा your GSTR 2A 2B versus 3B, ये भी कंपेयर किया जाएगा कि बेसिकली योर रिटर्न विल बी कंपेयर विथ योर क्रेडिट्स एंड द
स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये दोनों में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है देन REG 31 में आपको इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली वंस योर रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड यू कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस बिकॉज यू आर नॉट लायबल टू कलेक्ट GST एंड यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न। आपको रिटर्न भी फर्निश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये और एक पॉइंट है, व्हेन वी आर एक्चुअली कैंसिलिंग आवर रजिस्ट्रेशन आवर क्रेडिट्स विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। ये अपने ITC में पढ़ लेंगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 18 में अपने पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, ITC -5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ये अपने पढ़ेंगे फिर से। सेक्शन 18 में मैं आपको बता दूंगा कि वंस यू आर कैंसिलिंग अप्लाइंग फॉर कैंसिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपकी जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उस पर जो भी इनपुट है उसको आपको उसको इसकी रिवर्सल करनी पड़ती है, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, लास्ट सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सेक्शन नंबर 30। ठीक है, revocation. Revocation means what? Your registration got cancelled and you want to reactivate your registration. How can you do? This section will help you. Revocation मतलब you have to file that जो registration आपकी cancel हुई थी, जो भी कारण से हुई थी, रिटर्न नहीं फाइल किया, मिस डिक्लेरेशन किया, सस्पेंशन हो गया, मिसमैच है, वायलेटेड 171, रूल 10A वायलेट कर दिया, डज नॉट सप्लाई फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, कोई भी कारण से आपका you know your return got sorry your registration got cancelled, you want to apply for revocation, you can do so within 30 days. कौन से फॉर्म में? REG 21 में। 20 में ड्रॉप खत्म हुआ था, REG 30 से क्या स्टार्ट हो गया आपका? दिस प्रोसीडिंग्स रेवोकेशन एप्लीकेशन यू कैन फाइल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नाउ इसमें अमेंडमेंट आई क्या कि दिस 30 डेज कैन बी एक्सटेंडेड। ये 30 डेज जो है ये आप और एक्सटेंड कर सकते हो, विद इन 30 डेज और एक्सटेंड कर सकते हो इफ यू हैव द अप्रूवल ऑफ सीनियर कौन है? जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। इसके बाद और आपको टाइम चाहिए तो यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर बाय अनदर 30 डेज। तो ये 30 डेज तो मिलेगा ही, प्लस 30 और मिल सकता है, प्लस 30 और मिल सकता है, तो टोटल मैक्सिमम अगर मिलेगा तो 90 डेज मिलेगा फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगेन इसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है बेटा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए, यू हैव फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न, उसके वजह से अगर आप कैंसिलेशन आपका हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई ओनली आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आपका रेवोकेशन एप्लीकेशन सबमिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यू हैव टू एक्चुअली should have sufficient grounds for revocation. If your revocation is accepted, okay, he can accept within 30 days. उसको कितना टाइम मिलेगा? He'll accept विद इन 30 डेज। REG 22 में, 21 में क्या किया देखो ध्यान से, 21 में क्या किया? अप्लाई किया है। 21 में क्या किया? अप्लाई किया। 22 में क्या किया? रेवोक किया। बट इफ he is not in conformity with your application he may reject, but before rejection he'll give you a show cause 23 में, and 24 में he will reject कि नहीं भाई। 24 में आप रिप्लाई करेंगे और 22 में ही जिसमें उसने ऑर्डर दिया था रेवोकेशन का उसी में वो क्या करेगा? रिजेक्शन दे देगा। यू डोंट हैव टू लर्न द फॉर्म नंबर्स अगेन, आई एम सेइंग जितना पॉसिबल हो एक बार रिवाइज कर लेना। जो भी एग्जाम में आएगा अपने ओन वर्ड्स में लिख के आना, मार्क्स मिलेगा। लेकिन ब्लैंक पेज छोड़ दोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तभी मिलेगा अगर ओन वर्ड्स में लिख के आओगे। तो IDT में यही एक चैलेंज है, प्रैक्टिकल तो बच्चे कर लेते हैं, जहां थ्योरी आया वो अनशंड लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा। यू कैन राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स, ओन वर्ड्स में लिखने का हैबिट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइस, तो ये था अपना ये फाइनेंस एक्ट 22 के अमेंडमेंट से आपके लिए, मतलब जो बच्चे अभी जैन 23 में एग्जाम दे रहे हैं आप लोग के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख के रखा है यहाँ पर, बट ये आप लोग के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना कर लो। अगेन मेरा लास्ट आप लोग का सजेशन यही रहेगा, 22, 23, 24 ये एक पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। यू हैव टू बी थरो विद दिस 3 सेक्शंस। हु इज लायबल, हु इज नॉट लायबल, कंपलसरी, ये बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। एंड 29 एंड 30 मेरे हिसाब से बहुत रेलिवेंट है, जो लास्ट 2 अपने पढ़े। कैंसिलेशन कब करना है और इसका रेवोकेशन कब करना है, इसका एक बहुत अच्छे से एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। मोर देन सफिशिएंट। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप माई lecture was very very helpful for you and I am very very excited for the coming classes also, that आप इसी तरीके से आने वाले क्लासेस को भी उतना इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, और उतना ही वेटेज देंगे, क्योंकि ये जो टाइम अभी आप अपने लिए निकाले, आपने इसको इन्वेस्ट किया है और इससे आपका मार्क्स डेफिनेटली ग्रो होगा ही होगा, अनडाउटेडली। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू ऑल्सो रिवाइज एक बार घर पे, एंड ये वीडियोस जो है ये आप
एक बार दो बार और देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड यस, डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। इसमें सारा नोट्स वोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जो भी नोट्स पॉसिबल है सब कुछ वह दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप जो है, आपको सारा नोट्स वहाँ दिया जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके रखिए। एक तो बैच वाला आप करके रखेंगे, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, बैच वाला तो आप ऑलरेडी करके रखेंगे। एक मेरा एक जनरल टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका ऑलरेडी लिंक आपको दिया हुआ है, मैं उस ग्रुप में फिर से डाल दूंगा, तो उसमें भी बेटा आप ज्वाइन करके रखना। बिकॉज मैं अपने सारे कंटेंट, सारे नोट्स, सारे वीडियोस में वहीं पे दूंगा, एक जगह दूंगा, सो दैट आपके लिए ईजी रहे। टेलीग्राम में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम में क्या है ना, आज 10 डेज बाद, 20 डेज बाद भी अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, सो दे कैन गेट द एक्सेस ऑफ द अर्लियर नोट्स ऑल्सो। बट ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम में ही हम कम्युनिकेशन रखेंगे। एंड प्लीज डोंट डू एनी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन इज जस्ट फॉर अस टू अनाउंस यू समथिंग कि ये होगा, ये होगा। आप लोग को कोई भी कम्युनिकेशन रखना है, आप प्लीज टेलीग्राम में ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर सो मच, सी यू। एज पर द नेक्स्ट शेड्यूल हमारा टेस्ट होगा सेकंड को, राइट? एज पर द नेक्स्ट शेड्यूल हमारा टेस्ट होगा सेकंड को। ये मुझे बहुत खराब लगेगा अगर आप लोग रिवीजन में आएंगे और टेस्ट में नहीं आए, मेरे को बहुत खराब लगेगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप से चीटिंग करोगे, मेरे से चीटिंग नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, टेस्ट जरूर देने आना, 1 घंटा का टेस्ट लेंगे, और टेस्ट का भी पूरा प्रोसेस आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। बेसिकली इट्स जस्ट दैट यू विल बी गिवन अ व्हाट गूगल मीट का लिंक। गूगल मीट का लिंक आपको दिया जाएगा। उस दिन हम लोग, इस दिन जैसे आज हम लोग व्हाट्सएप आज अपने एनजीसी का ऐप में कर रहे हैं, उस दिन एनजीसी का ऐप में नहीं होगा, हम लोग गूगल मीट का लिंक यूज़ करेंगे। गूगल मीट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप बस गूगल मीट का लिंक खोल के बस बैठ जाना एक प्रॉपर प्लेस में, जहाँ पे एक टेस्ट आप दे सको 1-1.5 घंटा। ठीक है ना? Thank you so much. Take care. God bless you. See you very soon in the next class. Bye bye.